दोस्तों, राधे राधे। रूपेश कारगिल की वादियों में एक सिपाही के रूप में तैनात था। वह अब की बार छुट्टियों में अपनी बहन के पास गांव आया हुआ था। गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिनों की यादें ताजा हो गईं। वह हर साल अपनी बहन के पास कुछ दिन के लिए उसके ससुराल आ जाता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसने गांव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसकी बहन के पड़ोस की थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर रूपेश ने अपनी बहन को कहा कि तुम इस लड़की से ही मेरी शादी की बात चलाना, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई नजर नहीं आती। आज उसकी बहन ने उसका रिश्ता उसी लड़की से करवाने के लिए अपने भाई को अपने गांव बुलाया था। वह अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन को बोला कि इस लड़की के माँ बाप से तुमने मेरी शादी की बात की। उसकी बहन बोली, हाँ, मैंने इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। यह लड़की हमारी जात की नहीं है। वह बोला, मुझे जात वात से कुछ नहीं लेना। उसकी बहन बोली, उसके पिता के पास देने के लिए इतना दहेज भी नहीं है। वह अपनी बहन को बोला, बहना, मुझे दहेज वहेज से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि यह मुझे इतनी पसंद आई है कि वह चाहे किसी भी जाति की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बहन बोली, मेरे भाई, उस लड़की के 5 भाई बहन हैं। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। एक महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई, यह लड़की अनपढ़ है। इसके माता पिता ने इसे स्कूल में नहीं भेजा। यह लड़की इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। वह अपनी बहन से बोला, मेरी बहन, मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, सारे कायदे कानून मैं इसे सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि मेरा भाई कितना दिलेर है। उसने श्रेया के माता पिता को बुलाया। उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखकर कहा, हमें भला शादी से क्यों इनकार होने लगा? हमें रिश्ता मंजूर है। एक शर्त पर हमें यह रिश्ता मंजूर है, हमारे पास अपनी लड़की को देने के लिए दहेज नहीं है। उसने उनके मम्मी पापा को कहा कि कल शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है, आप हम दोनों की कल ही शादी करवा दो। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु ना जाने मुझे कब युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी के पश्चात अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य ही पूरी कर दूं। लड़की वाले मान गए। उन्होंने दूसरे ही दिन रूपेश और उनकी शादी कर दी। उसने अपनी बहन से विदा मांगी। वह शादी करके अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर लोग उसे कहते, वाह, क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। रूपेश अपने मन में कहीं ना कहीं सोच रहा था कि पहले उसे समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे यूं नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में दिन रात का अंतर है। वह श्रेया को अपने साथ क्लब होटलों में ले जाने लगा। श्रेया उसके परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने एक कक्षा तक भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी रूपेश अपने घर छुट्टी पर आता तो उसे लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। उसके माँ बाप ने उसे एक दिन जरूर कहा था कि बेटा, बहू देखने में तो सुंदर है, परंतु है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में 3-3 अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह पढ़ा नहीं सकेगी, और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो अब हम क्या कह सकते हैं। रूपेश को युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ चुका था। उसे दूसरे दिन ही रणभूमि में जाना था। उसने अपनी पत्नी से विदा ली। उसकी पत्नी ने तो रोते हुए अपने पति को विदा किया। वह बोला, अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर तो किसी किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पर गर्व करना चाहिए। उसने अपने पति के माथे पर तिलक किया और वह जाते हुए बाहर तक छोड़ने आई थी।
रूपेश को गए हुए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन उनके घर पर तार आया। डाकिया तार देकर गया। जब श्रेया ने तार शब्द सुना तो वह जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से तार आया है। उसको रोता देखकर उसके सास ससुर भी रोने लगे। उसने अपने देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से तार आया है। जब उसने अपनी भाभी को रोते देखा तो बोला, भाभी, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि शहर से फोन आ चुका था कि गाड़ी 11 बजे के करीब घर पहुंचेगी। उसको रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर जोर जोर से रोने लगीं। उन सभी को मालूम नहीं था कि तार खुशी के अवसर पर भी भेजी जाती है। उन्हें तो यही मालूम था कि तार तो मरने पर ही भेजी जाती है। फोन पर भी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर जाकर कफन ले आया था। उसके माँ बाप ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। श्रेया ने सफेद साड़ी पहन ली थी। उसने फोन पर सुना था कि गाड़ी 11 बजे घर पहुंच जाएगी। उसके घर में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रूपेश के दोस्त सब उसे आखिरी सलाम देने के लिए गाजे बाजे से विदा करने वाले थे। 11 बजे के करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के पास खड़ी थी। उसमें से रूपेश नीचे उतरा। उसने हैट पहन रखा था। उसने घर में सन्नाटा देखा और वहां से रोने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसके कानों में सीटियां बजने लगी। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं हो गया, मेरी बूढ़ी माँ या पिता को तो कुछ नहीं हो गया, जो सारे लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह दौड़ा दौड़ा अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ प्रणाम। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर चौंकी और उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला इस बहू ने, हमें क्या खबर दी? रूपेश बोला कि मैंने अपने आने की खबर आपको तार के माध्यम से दी थी। वह बोला और फोन पर यह भी कहा था कि 11 बजे तक हम आ जाएंगे। रूपेश की बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास आकर बोली, अरे तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला, मेरा बेटा तो जिंदा है। बहू बोली कि आज सुबह ही डाकिया तार देकर गया था। मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मुझे क्या पता था कि तार में अच्छी खबर भी होती है। मुझे तो पता था कि तार में बुरी खबर ही होती है। यह बातें मैंने मोहल्ले में अपनी सहेलियों को बताई। जिसने सुना वह भी यहाँ आए बिना ना रह सका। रूपेश को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए सुंदर बहू का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे तौर तरीके सिखाने के बजाय से अच्छी शिक्षा दिलवा दी होती तो आज उसकी जग हंसाई नहीं होती। वह सारी जनता को संबोधित करते हुए बोला, मैं आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की क्योंकि मैं इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और मैंने सोचा कि वह भी मेरे तौर तरीके सीखकर मुझे खुश कर देगी। उसने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और सफल भी हो गई, पर कहीं ना कहीं मैं यह भूल गया कि सुंदरता और सब तौर तरीकों से भी महत्वपूर्ण है मनुष्य की शिक्षा। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वह कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इसलिए चाहे वह नौजवान हो या वयस्क, हर एक व्यक्ति को शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस बात के लिए मैं श्रेया को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने उसे शिक्षित करने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। मैंने उसकी सुंदरता को ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता समझ लिया। आज मैं आप सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और आज सबके सामने मैं यह प्रण लेता हूँ
कि अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने श्रेया का हाथ पकड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलवाया और कहा कि मेरी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है। इसके पिता ने इसे कभी स्कूल नहीं भेजा, परंतु आज से मैं इसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाऊंगा कि ये अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। रूपेश ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर अपनी पत्नी का एडमिशन करवाया। श्रेया ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाना स्वीकार कर लिया था। वह वहां पर जाकर काफी कुछ पढ़ना लिखना सीख गई थी और समाज में सर उठाकर चलने